Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं जो था जब उसको शेरशाह सूरी हरा देता है तो उसको देश छोड़ के जाना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए अमरकोट नाम की एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ पे अकबर का जन्म होता है और जब इसका नाम रखा गया था वो था अबू अल्फात जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इतना बड़ा नाम था अकबर का। और उसके बाद हुमायूं जाता है पर्शिया, आज के टाइम के ईरान के पास। वहाँ पे कुछ टाइम रह के वापस जब आता है तो शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी होती है। उसके जो डिसेंडेंट रूल कर रहे थे उनको हुमायूं हरा के दोबारा से फिर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। और इसी बीच में क्या होता है, जो हुमायूं है वो अपनी लाइब्रेरी से आ रहा था, सीढ़ियों से गिर के बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी 1556 में डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो उसकी मौत की खबर उसका जो माइनर सन था अकबर, उसको नहीं दी जाती और 1556 में ही जो अकबर है उसकी कोरोनेशन हो जाती है, उसको राज्य संभाल दिया जाता है। अकबर जो है उसको याद किया जाता है उसकी रिफॉर्मेशन के लिए। उसने फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री में रिफॉर्म किया। तो जब फादर की डेथ हो जाती है, छोटा था अकबर, तो जो गवर्नर्स थे वो ना जो है अपने आप को आज़ाद समझने लग जाता है कि उनको एक मौका नज़र आता है कि हम दोबारा से फिर एरिया कैप्चर कर सकते हैं। इनमें एक बंदा था जो गवर्नर नहीं था, वो शेरशाह सूरी जो किंगडम थी, सुर किंगडम थी, उसका प्राइम मिनिस्टर था हेमू। हेमू क्या करता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है और 350 साल बाद फिर से एक हिंदू साम्राज्य जो है उसकी घोषणा कर देता है, हिंदू किंगडम की। इस टाइम पे अकबर क्या करता है, बैरम खान की अगुवाई में सेना भेजता है और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, नवंबर 1556 की बात है। हिमू जीतने वाला था लेकिन एक एरो जो है उसकी आंख में लग जाता है और वो हाथी के नीचे से गिर जाता है, ऊपर बैठा बुठा नीचे गिर जाता है और इस तरह जो हिमू की सेना वो हार जाती है। हिमू की सेना के हारने के बाद अकबर के पास फिर दिल्ली जो है, दिल्ली आगरा उसके कब्जे में आ जाता है। अकबर हिमू को हरा देता है, उसके बाद जो सुर किंगडम थी उसके डिसेंडेंट्स को भी क्रश कर देता है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पहले तो अकबर जो था वो माइनर था तो उसकी जो देख रेख कर रहा था वो बैरम खान था। कुछ टाइम के बाद जब अकबर धीरे धीरे साल 2-3 साल बाद बड़ा होने लग जाता है, 17 साल का हो जाता है, तो थोड़े से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ बाबर को पसंद नहीं आती, ये चीज़ बैरम खान को पसंद नहीं आती। और दूसरी एक और चीज़ है कि एक लेडी थी महमंगा और उसका सन था आदम खान। अब जो महमंगा थी वो अकबर की फोस्टर मदर थी, वो भी अकबर को भड़काते हैं आदम खान के खिलाफ। तो इस टाइम पे आके जो बैरम खान है उसके खिलाफ हो जाता है, दोनों के रिलेशनशिप्स जो है बिगड़ जाती हैं। अकबर जो है वो बैरम खान को बोलता है कि तू ऐसे कर, मक्के चले जा। मक्के चले जाता है लेकिन रास्ते में रिवॉल्ट कर देता है। फिर 1561 में इसकी जो है असैसिनेशन हो जाता है। अकबर क्या करता है, जो बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको अडॉप्ट कर लेता है, अपने बेटे की तरह रखता है और बाद में ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। अब बारी आती है महमंगा की। बैरम खान की डेथ के बाद जो उसका बेटा था आदम खान था और महमंगा थी, ये भी थोड़े से पावरफुल जो है बनने की कोशिश करते हैं। अब जो आदम खान था ये कुछ गलतियां करता है। सबसे पहले तो जब मिलिट्री कैंपेन हुई थी 1559 में, जब अकबर क्या करता है, राजपुताना और मालवा जो है आज के टाइम का मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न राजस्थान के एरिया को मालवा बोला जाता है, यहाँ पे बाज बहादुर नाम का एक राजा रूल करता था। तो जब राजा रूल करता था उसके साथ लड़ाई होती है। जो जनरल भेजा गया था अकबर की तरफ से वो था पीर मोहम्मद खान। तो बैटल ऑफ सारंगपुर होती है जिसमें बाज बहादुर जो उसकी जो है हार हो जाती है। हार होने के बाद वहाँ से वेल्थ बहुत मिलती है। आदम खान जो है इस वेल्थ को अपने पास रख लेता है, सबमिट नहीं करता अकबर के पास। तो अकबर खुद पर्सनली चल के यहाँ पे आता है उसको कन्फ्रंट करने के लिए और उसको उसकी सभी ड्यूटी से रिलीव कर देता है। दूसरी गलती क्या करता है कि जो आदम खान है वो शमसुद्दीन जो था उसका मर्डर कर देता है। अब गुस्से में आके अकबर ने क्या किया, आदम खान के एग्जीक्यूशन को ऑर्डर दिया और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ये खबर जो है अकबर जाके महमंगा को देता है और महमंगा बोला जाता है कि कहा जाता है कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है इस सदमे से।
जो महमंगा है उसने खुराजील खैरूल जो है एक मंजिल, खैरूल मंजिल नाम की एक बिल्डिंग बनाई थी ऑन द लाइंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इस टाइम पे आके अकबर के जो मेजर दुश्मन है थे, एनिमीज थे, चाहे वो हेमू था, सुर एडमिनिस्ट्रेशन के सक्सेसर थे, अफगान थे, बैरम खान था, महमंगा और आदम खान सभी ख़त्म हो चुके थे। कुछ उसके रिश्तेदार थे, उज़्बेक्स थे, कुछ जो उज़्बेकिस्तान से आए थे वो थोड़ा विरोध कर रहे थे, उनको भी जो अकबर है वो हरा देता है। अब क्या करता है अकबर, वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ गढ़ा, गढ़ा जो था वहाँ पे रानी दुर्गावती रूल कर रही थी ऑन द नेम ऑफ हिज माइनर सन। उसका बेटा था 18 साल से छोटा, राजा वीर नारायण, उसके नाम पे रानी दुर्गावती रूल कर रही थी। ये गोंड कबीले के राजा थे और उसको हरा देता है अकबर। फिर राजपुताना की बारी आती है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि बहुत सारे जो राजपूत थे उनके साथ अकबर के जो मैरिटल जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस बन जाते हैं। और उसके बाद जो हिंटरलैंड में यानी इंटरनल एरियाज में रहने वाले जो राजपूत थे वो थोड़े हॉस्टाइल थे अभी भी दिल्ली के, वो नहीं चाहते थे कि मुगल्स इंडिया पे रूल करें। राणा सांगा जिनकी बाबर के साथ 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुई थी, उन्हीं के आगे डिसेंडेंट थे राणा उदय सिंह। ये सिसोदिया वंश के थे। ये जो हैं उदय सिंह थे, ये भी विरोध कर रहे थे अकबर का। अब क्या होता है, ये हिल्स की तरफ पहाड़ियों में चले जाते हैं और इनके दो सिपाही थे जैमल और पट्टा, इनको अपनी कैपिटल चित्तौड़गढ़ की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। अकबर क्या करता है, 4 महीने तक चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसको सीज करके रखते हैं, किला उसको घेराबंदी करके रखते हैं। जो महाराणा प्रताप था वो क्या करता है, उसकी लड़ाई होती है अकबर के साथ 1576 में, हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी, इसमें नो डाउट राजपूत हार जाते हैं, लेकिन जो महाराणा प्रताप था वो सारी उम्र लड़ता रहता है और काफ़ी एरिया जो है दोबारा से रिकवर भी कर लेता है। तो ये हाँ, पानीपत की लड़ाई होगी और हल्दी घाटी की लड़ाई, ये अकबर की जो 2 मोस्ट फेमस लड़ाइयों में से आती हैं। अकबर ने सेंट्रल एशिया में भी जाके उसने कैंपेन्स करी। डेक्कन में उसने क्या किया था, जब बहामनी किंगडम जो है 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो जो चांद बीबी थी उसको हरा के बिरार का जो एरिया था, बिरार था, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। सो नेक्स्ट जो है, अब ये जो थी हमने स्टोरी की फॉर्म में समझने के लिए थोड़ा सा हमने अकबर का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा कि कैसे हुआ, अकबर ने कैसे अपना एक इस्टेब्लिश की थी किंगडम। नाउ जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है दैट इज़ अबाउट द कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी अकबर की, मनसबदारी सिस्टम हो गया, उस टाइम पे कौन सी बुक्स लिखी गई थी। तो सबसे पहले अगर हम उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात करें तो 4 टाइप के मिनिस्टर्स थे। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था उसको वज़ीर बोला जाता था। मीर बख्शी जो था वो एक तो मिलिट्री का हेड था और इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम करता था। मीर समन जो था वो हरम हो गया, हाउस होल्ड हो गया, कोर्ट हो गया, इन सब का इंचार्ज था। एंड में आता है जुडिशरी को हेड करने वाला था चीफ काजी। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब टैक्सेशन देखते हैं कि अकबर की जो टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। अकबर ने क्या किया था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो उसने शेरशाह सूरी से कॉपी किया। शेरशाह सूरी का मिनिस्टर था टोडरमल, वहीं अकबर की भी कोर्ट में था। इन्होंने वहीं से इंस्पिरेशन ली। इन्होंने क्या करा था कि जो कल्टीवेटेड एरिया था उसको मेजर किया और उसके ऊपर जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया। जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ के कितने एरिया में क्रॉप लगी हुई है और कितनी प्रोडक्टिविटी है, और टैक्सेस जो थे जो उस टाइम पे लगे हुए थे वो कितनी प्राइसेस चल रही हैं क्रॉप्स की, उसके बेसिस पे था। तो ये था दशाला सिस्टम। अगर हम देखें, दिस वाज दशाला सिस्टम। अकबर ने जो सिस्टम जो था वो लागू किया था, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो दशाले का मतलब होता है 10 ईयर्स। इन्होंने 10 साल का जो एवरेज निकाला कि इतनी फसल होती है, उसको दशाला सिस्टम या जब्ती सिस्टम का भी नाम दिया जाता है। सबसे पहले इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंड मेजरमेंट किया। देखो, क्योंकि उस टाइम पे कोई एक प्रॉपर, आज के टाइम पे किला होता है, एक किले में कितनी कनाल होती हैं या कितने बीघे होते हैं। आज हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। आज से 300-400 साल पहले सिस्टम नहीं था। इन्होंने एक इलाही गज की खोज करी जो
तकरीबन 29 इंच का हुआ करता था। तो एक बिग्गे जो था वो 3600 इलाही इंच जो गज थे उनसे मिलके बना हुआ था। तो हमें ये नहीं याद रखना कि कितने गज में कितने इंच थे, सिंपली ये याद रखना है कि एक बिग्गे जो था वो स्टैंडर्डाइज हो गया कि एक बिग्गा अगर है तो उसकी मेजरमेंट ये है, वो कहीं पे भी सेम होगी, ये नहीं कि एक बिग्गा यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है। सेकेंडली इन्होंने क्या किया कि एक बिग्गे में कितनी जो प्रोडक्टिविटी होती है, कितनी फसल होती है, वो इन्होंने असर्टन करी। ये कई सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद किया होगा, एवरेज निकाली होगी। फिर जो स्टेट का शेयर था वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया। अब इन्होंने क्या करा, 4 टाइप की लैंड जो है उसकी कैटेगरी बना दी। एक तो जो थी वो थी पोलाज, ये बेस्ट लैंड थी, इसको हर साल कल्टीवेशन किया जाता, कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। नेक्स्ट थी प्राती, ये भी अच्छी लैंड थी लेकिन उसको ना कुछ सालों के बाद 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। एक थी छाछर, इसको 3-4 सालों के बाद जो था इसको 3-4 सालों के लिए खाली छोड़ा जाता था, फैलो लैंड थी। फोर्थ टाइप इज़ बंजर, ये 3-4 सालों से भी ज़्यादा टाइम के लिए खाली पड़ी रहती थी। तो जो पलज और प्राती थी, इस लैंड को तीन जो भागों में डिवाइड किया गया, गुड, मिडल एंड बैड। अब स्टेट का जो शेयर था वो 1/3 हो गया, ये फिक्स कर दिया उन्होंने। सेटलमेंट जो थी वो 10 ईयर्स उन्होंने एवरेज निकाली, 10 सालों की, इसलिए इसका नाम दशाला सिस्टम या जब्ती सिस्टम पड़ा। और जो उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको या कैश में भी लिया जाता था या फिर काइंड में। अब जो मिलिट्री ऑर्गेनाइज जो इसको लैंड जो सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे राजा टोडरमल। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो थी ये उसकी जो स्टार्टिंग थी वो अकबर ने करी। काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम था स्टार्टिंग में, लेकिन अकबर तक औरंगज़ेब तक जाते जाते जो मनसबदारी सिस्टम था ये काफ़ी करप्ट हो जाता है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे बोझ बन गया था। मनसबदारी सिस्टम जो था ये एक रैंक था, हर ऑफिसर को रैंक मिला हुआ था। सबसे छोटा रैंक 10 था और सबसे ज़्यादा जो था वो 10,000 हुआ करता था। ये जो 10,000 हुआ करता प्रिंसेस को मिला करता था, या कुछ किंग के जो अम्परर के खास बंदे थे जैसे राजा मानसिंह हो गए, उनको भी मिला करता था। इसमें क्या था कि हर जो कैवेलरी मैन हो, इसमें क्या होता था, हर मनसबदार को कैवेलरी मैन जो थे सप्लाई करने पड़ते थे। कैवेलरी मैन होते हैं घुड़सवार, जितने बंदे होंगे उससे डबल घोड़े रखे जाते थे। अगर 10 बंदे हैं तो 20 घोड़े होंगे, क्योंकि जब लड़ाई करने जाते थे तो घोड़े को रेस्ट भी दिलानी पड़ती है। अगर घोड़ा जख्मी हो जाए तो उसके लिए घोड़े को चेंज भी करना पड़ता है, तो डबल घोड़े रखे जाते थे। अगर 10 मनसबदार हैं तो उसके पास 20 घोड़े होंगे। और उसके बाद जो घोड़े थे वो भी अरेबियन घोड़े रखे जाते, अच्छे घोड़े। और जो मिनिमम था, लोएस्ट था, वो 10 था रैंक। अब रिलीजियस पॉलिसी देखते हैं। अकबर जो था वो काफ़ी लिबरल किंग माना जाता था रिलीजियस टॉलरेंस के लिए। इसने जो जजिया था, प्रोटेक्शन टैक्स, उसको हटा दिया था। जजिया जो कलेक्ट किया जाता था पहले, उसको हटा देता है। और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन को भी अबॉलिश करता है, सती को अबॉलिश किया। इसने ना, अकबर ने खुद का ही अपना एक धर्म चलाया विच वॉज कॉल्ड दीन इलाही, या फिर इसको सुलह कुल भी बोला जाता है, यूनिवर्सल पीस। कम्युनल हार्मनी की बात करी, अकबर ने क्या किया, 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना खोला जिसका मतलब था हाउस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के जो धार्मिक लोग थे वो आते थे, धार्मिक हेड, और डिस्कशंस होती थी रिलीजन के ऊपर। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आए, जैन्स भी थे, हिंदूज भी थे, और काफ़ी टाइम डिस्कशंस जो थी वो होती रही। बाद में ये इबादत खाना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अकबर को लगता है कि सभी जो रिलीजन हैं वो एक तरफ ही जा रहे हैं, सबका जो मीनिंग है वो एक ही है। इनकी जो बुक्स हैं उस टाइम पे लिखी हुई, जो क्रोनिकल्स हैं, मतलब किंग के अकबर के बारे में, वो है अकबरनामा और N.A. अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकबर। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसी, बुक्स कौन सी लिखी गई, पेंटिंग्स हो गया, और अकबर के 9 रत्न। आप कमेंट में बताइए कि अकबर के नवरत्न कौन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।